नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOS 184 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज का चैप्टर नंबर 1 लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जहां चैप्टर का नाम है नृविज्ञान और फिल्म निर्माण, पाठ्य और छवि। चैप्टर को शुरू करें इससे पहले हमें नृविज्ञान शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। देखिए, नृविज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नृविज्ञान में हम मानवता का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, लॉजिकल वे में अध्ययन करते हैं, और हम ये देखते हैं जो मनुष्य का व्यवहार है, मनुष्य की संस्कृति है, मनुष्य का जो समाज है, मनुष्य का जो भाषा विज्ञान है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। वर्तमान और अतीत दोनों में पिछली मानव जो प्रजातियां रही हैं और जो वर्तमान की जो मानव प्रजातियां रही हैं, इनका सामाजिक विकास किस प्रकार से हुआ है, सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हुआ है। इस पूरी किताब में हमें यही बताया जाएगा कि जब हम नृविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझते हैं तो इसमें फिल्मों का क्या योगदान है, इसके साथ साथ जो किताबें लिखी गई हैं उनका क्या योगदान है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां इस चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रस्तावना का अध्ययन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तावना ये कहती है कि एक टेक्स्ट और एक विजिबल थिंग में क्या अंतर होता है, और एक विजिबल थिंग से हम क्या क्या समझते हैं। तो देखिए, सपोज डैट आपने कोई वीडियो देखी, यानी कोई दृश्य देखा, तो उस दृश्य से हमें क्या क्या पता चलता है। उस दृश्य से सबसे पहले, यानी कि उस विजिबल चीज़ से, उस मूवी से, उस वीडियो से, उस शॉर्ट क्लिप से हमें सबसे पहले उस चीज़ की छवि मिलती है, उस बंदे की छवि पता चलती है जो बंदा उसमें एक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ उसकी सभ्यता के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसने जो भी पहना होगा, जो भी वो खा पी रहा होगा, उस वीडियो में, उससे हमें उसके कल्चर के बारे में पता चलेगा, उसके सभ्यता के बारे में पता चलेगा, और वो उसका समाज कैसा है उसे समझने में भी हमें उस वीडियो से मदद मिलेगी। यानी कि एक छोटी सी वीडियो आप देखते हो और एक मूवी तक देखते हो आप, तो उस मूवी या वीडियो से हमें क्या क्या पता चल सकता है। हमें ये पता चल सकता है कि उसमें जो पात्र दर्शाया गया है, उसमें जो कहानी दिखाई जा रही है, तो उस दौरान की सभ्यता क्या है, उस दौरान की संस्कृति क्या है, सोसाइटी कैसी है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। इसके अलावा कोई भी फिल्म होती है वो किसी न किसी समाज के डेली रूटीन से जरूर संबंधित होती है। तो ये आपकी प्रस्तावना बता रही है, और चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। आगे प्रस्तावना यही बताया है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है वो ये पढ़ाई जाती है कि हम नृविज्ञान का अध्ययन क्यों करें। आखिर हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है नृविज्ञान। केवल हम मूवी भी तो देख सकते हैं, उसके बारे में वीडियो भी तो देख सकते हैं, लेकिन पढ़े क्यों। तो देखिए, हमें पढ़ना इसलिए चाहिए नृविज्ञान, ताकि जो हमें दिखाया जा रहा है उसमें सटीकता कितनी है हमें ये भी पता चले। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति हमें किसी प्रकार से बेवकूफ़ बना के चल दे। यानी कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो मूवीज़ हम देख रहे हैं, क्या वो सटीक हैं, क्या उसमें सही कहानियाँ दिखाई जा रही हैं। इसके लिए हमें अध्ययन करना जरूरी है। तो देखिए, समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में, समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजी और नृविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों में जब हम नृवंश विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो ये नृवंश विज्ञान का अध्ययन एक रिसर्च पर आधारित होता है, एक शोध पर आधारित होता है, एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, ये जो लंबे समय तक मानव व्यवहार का विस्तृत विवरण करती है। उसके बाद ये विश्लेषण करती है, ये बताती है, क्या बताती है कि मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, समाज में एक दूसरे के साथ जीवन का अर्थ हम कैसे बनाते हैं, यानी कि सोसाइटी को जोड़ते कैसे हैं। डेली रूटीन में हमारा जो कन्वर्सेशन होती है, यानी कि संवाद होते हैं, हमारा जो सामाजिक संगठन होता है, हमारे जो भौतिक स्थान है, हमारी सोसाइटी कैसी बनी है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है। किसके अंतर्गत? नृवंश विज्ञान के अंतर्गत। और ये एक वैज्ञानिक क्या है, पद्धति है, जो कि किस पर आधारित है, रिसर्च पर। तो हमें नृवंश विज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि नृवंश विज्ञान का अध्ययन हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे सामने जो नृवंश विज्ञान है वो एक लॉजिकल चीज़ प्रस्तुत करता है, वो देखा देखी पर निर्भर नहीं करता है। इसमें रिसर्चर जाके रिसर्च करता है, शोध करता है, और ये साइंटिफिक होता है, यानी कि इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। पहला पैराग्राफ ये बताना चाहता है। अब बात ये आती है लिखा कैसे जाता है, ये अभी आगे बताया जाएगा। इसके अलावा हम ये बात सभी लोग जानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि दृश्य टेक्स्ट से अच्छा है, यानी कि वीडियो जो होती है वो टेक्स्ट चीज़ों से अच्छी होती है, जबकि कुछ कहना है नहीं, बेस तो टेक्स्ट ही होता है। यानी कि
अगर मैं और अच्छे एग्जाम्पल से बताऊं तो ये कहना चाहता है कि वीडियो ज़्यादा अच्छी होती है किताबों से, या किताबें अच्छी होती है वीडियो से। इस चीज़ पर लेकर हमेशा बहस बनी रहती है। कुछ लोगों का कहना है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसी के बेस पर मूवीज़ बनती हैं, उसी के बेस पर वीडियो बनती हैं। इस पर आज तक बहस चल रही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या अनुपूरक हैं, या फिर विजिबल थिंग ज़्यादा अच्छी हैं या टेक्स्ट चीज़ें अच्छी हैं। तो जब हम किसी सभ्यता या समाज की संस्कृति को समझते हैं तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उससे रिलेटेड मूवीज़ भी, उससे रिलेटेड वीडियो भी, और उससे रिलेटेड किताबें भी। कई बार कुछ लोग आंखों देखी पर विश्वास कर लेते हैं, सोशोलॉजर लेकिन इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। वो बुक पर ज़्यादा निर्भर करते हैं सोशोलॉजर, क्योंकि उनका मानना है जो किताबें हैं वो लॉजिकल वे में लिखी जाती हैं। तो हम जब किसी सभ्यता, किसी समाज और उसके कल्चर को समझते हैं तो हमें दोनों के बीच को संबंध में समझना पड़ेगा कि उसके बारे में लिखा क्या है और दिखाया गया है क्या है। कई बार क्या होता है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरी संस्कृति को गलत तरीके से समाज में पेश करती है। तो ऐसे में पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि क्या वो वास्तव में सही दिखाया जा रहा है। क्या हम नहीं मान सकते कि दृश्य में कोई मिलावट होती है? यदि हम वास्तविकता को वैसा का वैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा, ऐसा ये वाला पैराग्राफ कहता है। अब बात ये आती है कि पाठ्य और दृश्य माध्यम में कोई संबंध है? तो देखिए, पाठ्य और दृश्य माध्यम के बीच में संबंध है। जो नृवंश विज्ञान जो है वो इसी संबंध को हमें दिखाना चाहता है। और नृवंश विज्ञान जो है वो फिल्मों के विकास में, रिसर्च पर, अनुसंधान पर, साइंटिफिक वे पर निर्भर करता है। फिल्मों की शूटिंग भी कैसे हो इस चीज़ को ही प्रभावित करता है। और जो नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है ये भी हमारी रिसर्च को प्रभावित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या समझा है कि नृवंश विज्ञान के अध्ययन की हमें ज़रूरत क्यों है? तो भाई नृवंश विज्ञान के अध्ययन की हमें ज़रूरत इसलिए, सबसे पहले तो ये साइंटिफिक वे में निर्भर होता है। इसमें कोई भी चीज़ इमोशनली नहीं होती है, इसमें सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में होती है, एक लॉजिकल वे में होती है, यानी कि इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। पहली बात तो इसलिए हमें नृवंश विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दृश्य चीज़ें और लिखित चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं और यही एक दूसरे की पूरक अनुपूरक दोनों होती हैं। तो इसलिए भी हमें अध्ययन करना चाहिए कि जो वीडियो में हमें दिखाया जा रहा है, जो विजिबिलिटी हमें दिखाई जा रही है, क्या वो सत्य है या फिर वो एक कल्पना मात्र है। ये चीज़ें भी हमें पढ़ने से पता चलती हैं। आगे चैप्टर में हमें यह पढ़ाया जा रहा है कि एक फिल्म और एक निर्जातीय पाठ्य का निर्माण कैसे होता है। यानी कि अगर मुझे एक निर्जातीयता पर एक बुक लिखनी है तो उसका निर्माण मैं कैसे करूँगा और फिल्म निर्माण कैसे करूँगा। तो जो प्राचीन परंपरागत रूप था हमारा, तो परंपरागत रूप में जो सोशियोलॉजी में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में इस बात पर जोर दिया जाता था कि किसी भी सभ्यता और समाज के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में लिखित शब्दों पर भरोसा किया जाना चाहिए। देखो, इस परंपरागत रूप में लिखित शब्दों पर भरोसा इसलिए भी किया जाता था क्योंकि वीडियो थी ही नहीं, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई थी ही नहीं। तो इसलिए जो सोशियोलॉजर थे, जो एंथ्रोपोलॉजर थे, ये पता क्या करते थे, ये किसी भी सभ्यता या समाज के समाज जीवन के बारे में जानने के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग करते थे। जब आपके पास और रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप एक ही चीज़ पर भरोसा करोगे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान समाजों की जांच करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का ही पालन करने लगे धीरे धीरे, जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई। फिर ये तकनीक जो थी ये अलग अलग प्रकार की होती रही, जैसे अवलोकन सहभागी, गैर प्रतिभागी, फोकस समूह चर्चा, इन जैसी तकनीकों को शामिल किया जाने लगा। देखिए, ये सब साधारण तकनीकें हैं, इस सब में उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है जिस टेक्नोलॉजी को हम समझ रहे हैं। ये सारी आपस की बातचीत, चर्चा, लाइक डेट, सपोज डेट मैं किसी क्षेत्र का एक सर्वे करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, आगे ये बात बताई गई है। जब मैं सर्वे करूँगा मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, वहाँ पर बैठक होगी, एक व्यक्ति उस क्षेत्र का भी होगा ताकि वो मुझे ये बता पाए कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तो जिस हिसाब से सर्वे में एक रिपोर्ट तैयार होती है, अगर हम किसी क्षेत्र का सर्वे करने जा रहे हैं कि सपोज डेट इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई है, अब हमें उन लोगों से जानना चाहिए कि उन लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र में एक बंदे से मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वो बंदा लालचवश हमें कुछ ज़्यादा ही समस्याएं बता दे। तो इसलिए हमें उस क्षेत्र के एक और बंदे के साथ जाना चाहिए ताकि दोनों से बातचीत करने के बाद, दोनों से संवाद करने के बाद हम सच्चाई का पता लगा पाएँ कि कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है और कौन सा बंदा गलत बोल रहा है। तभी हमें सही आंकड़े इकट्ठे हो पाएंगे। बिल्कुल एक रिसर्चर भी ऐसा ही करता है। जो बंदा शोध PhD कर रहा है वो बंदा इस चीज़ का अध्ययन ऐसे ही करेगा, और ऐसे में जब वो 4-5 बयान दर्ज करेगा तो उनमें से देखेगा समानताएं क्या हैं और उन समानताओं को उठा के वो किताब में लिख देगा। तो इस प्रकार से एक पाठ्य सामग्री का निर्माण होता है। यहाँ पर हमें यही बताया जाएगा कि जब हम कोई आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो वो एक प्रारूप में नहीं होते बल्कि वो अपरिष्कृत होते हैं। यानी कि आंकड़े शुरुआत में बड़े बहके टाइप से होते हैं,
कि हाँ भाई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। फिर हम क्या करते हैं, उनका मिलान करते हैं, जितनी भी हमने टिप्पणियाँ लोगों की इकट्ठी करी हैं उन सबका उल्लेख करते हैं। इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में और सामने वाले का इंटरेस्ट क्या बताने में है, इस चीज़ पर भी जो हमारे डाटा हैं वो निर्भर करते हैं। जो शोधकर्ता होता है यानी कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी नोटबुक में फिल्म से संबंधित जितने भी कथन हैं, कमेंट्स हैं, जो आलोचनाएं हैं, उन सबको लिखने में उसे महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कई बार 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं। इसके अलावा ये तो बात होगी लिखित की। कई बार क्या होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं काम करने तो हम ना लेक्चर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में शोधकर्ता पता है क्या करता है, जब वो किसी का साक्षात्कार ले रहा होता है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू ले रहा होता है, तो उस इंटरव्यू को वो रिकॉर्ड कर लेता है। और जब ये काम संपन्न हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, उसके नोट्स बना लेता है, उसे लिखता है और फिर उस आंकड़ों को प्रस्तुत भी करता है। इसके अलावा जो अव्यवस्थित रूप से जो शुरुआत में कथन और टिप्पणियाँ लिखी गई हैं रफ वे में, उनको क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। सपोज डेट उस समय इंग्लिश में लिख लिया या शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद उसे सही से लिखा जाता है। फिर उस जो आंकड़े और फैक्ट हमने इकट्ठे किए हैं उन्हें भी उसमें दर्शाया जाता है और फिर सब कुछ सहेज कर एक कहानी का रूप दे दिया जाता है और ये अंत में जाकर एक सीक्वेंस बन जाता है। तो ये बात हो गई कि एक हम पाठ्य सामग्री का निर्माण करते कैसे, इतना आसान नहीं है। एक पाठ्य सामग्री का निर्माण करने में इतनी बड़ी प्रोसेस होता है पूरा। यानी कि अगर मेरे को एक किताब लिखनी है किसी सोसाइटी के ऊपर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस सोसाइटी के लोगों से मिलूंगा, वहाँ जाकर देखूंगा वो कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें से 10, 20, 50 लोगों के बयान दर्ज करूँगा, उनकी जो समस्याएं हैं उसको दर्ज करूँगा, उनकी संस्कृति क्या है उसे दर्ज करूँगा, उनका आर्थिक जीवन कैसा है ये दर्ज करूँगा। लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो उस दौरान जब मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठे करूँगा, फिर घर पर जब मैं आऊँगा तो वो सब चीज़ें एक सीक्वेंस में लगाऊँगा। तो इस प्रकार से एक पाठ्य सामग्री का अध्ययन और एक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये, जैसे ईवी इवांस ने प्रिचर्ड जो लिखी है और एक मूवी है नूअर, माफ़ कीजिएगा, ईवी इवांस जो प्रिचर्ड है ये मूवी किस पर डिपेंड है, एक लिखित ग्रंथ नूअर्स पर, जिसमें दक्षिणी सूडान की नूअर्स जनजाति के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से पश्चिमी प्रशांत महासागर के ट्रॉबिएंड आइलैंडर्स के बारे में भी ऑर्गोनेट्स उपरोक्त तरीके से लिखता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, मर्जी आप अगर याद है तो लिखिए और नहीं याद है तो फिर याद करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यदि आप शोध समस्या में किसी जाति व्यवस्था के आधार पर भारत के गाँव के व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संपर्क का विश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे। तो शोधकर्ता पहले जाएगा, वो सामाजिक अंतरक्रियाओं पर जाति व्यवस्था का प्रभाव देखेगा, यानी कि समाज पर कास्टिज्म का कितना प्रभाव है। जब उस प्रभाव को समझ लेगा तो अपनी टिप्पणियों में अपना अनुभव भी क्या करेगा, नोटबुक में दर्ज करेगा कि हाँ भाई लोगों ने तो हमें ऐसा बताया, लेकिन जब मैं उस गांव में गया तो भी चीज़ें ऐसी थीं। फाइनली उसे टाइप करेगा और अपने डाटा को इकट्ठा कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें यही बताया गया है कि अगर हमें एक बुक का निर्माण करना यानी कि एक पाठ्य सामग्री का निर्माण करना है तो हम कैसे करेंगे। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। लेक्चर यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और इसके साथ साथ जो बंदे हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियो भी आपको प्रोवाइड होती रहे। अब बात करते हैं हम फिल्मों की। अब तक तो हमने पाठ्य सामग्री की बात करी, तो फिल्में भी किसी सभ्यता और समाज को समझने और अपनाने का एक तरीका होती हैं। यानी कि जब भी हम फिल्म देख रहे हैं तो 100% किसी न किसी सोसाइटी को उसमें दिखाया जा रहा है, और जब उस सोसाइटी का उल्लेख करते हैं तो वो फिल्में निर्विज्ञानी फिल्में हो जाती हैं। निर्विज्ञान फिल्म शब्द को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें क्या पता, तो ये काम तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। इसका कारण ये है कि जितनी फिल्में होती हैं सभी समाजी जीवन को दर्शाती हैं, सभी समाज का एक आईना होती हैं। समाज में क्या घट रहा है ना, वही फिल्मों में दिखाया जाता है हमें, और फिर वही देखकर हम हंसते हैं। तो फिल्में हमें किसी सभ्यता, समाज, उसकी संस्कृति को समझने में मदद करती हैं। और नृवंश विज्ञानी जितने भी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने भी हैं, वो किसी फिल्म को परिभाषित करने के लिए एक मापदंड निर्धारित करें, ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो किसी फिल्म में नृविज्ञान एक धारणा, एक विचार, एक पटकथा के साथ शुरू होता है। वह फिर एक फिल्म खंड शूट करता है, एक फिल्म खंड को संपादित करता है और अंत में एक फिल्म का निर्माण करता है। एक फिल्म एक लिखित रचना की तरह तैयार की जाती है और दोबारा से पुनर्निर्मित की जाती है। एक फिल्म में भी एक फिल्म के निर्माण में एक फिल्म की शूटिंग शामिल होती है, जिसे हम फुटेज कहते हैं। यह फुटेज जब संपादित होती है, जब इसे संपादित किया जाता है, और ठीक वैसे ही किसी पाठ का लेखन और पुनर्लेखन किया जाता है।
इसके बारे में अगले पैराग्राफ में और अच्छे से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से फिल्मों की स्थापना हुई, फिल्मों का निर्माण किस प्रकार से समय समय के हिसाब से बदलता चला गया। इस पैराग्राफ में इतना ही। यहाँ से प्रश्न है कि नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं, आप अपने आप ही बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने लेक्चर सही से सुना है। आगे जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू है कि नृवंश विज्ञान और दृश्य विज्ञान का विकास कैसे हुआ, चलचित्र और तस्वीर के माध्यम से बताइए। तो देखिए, यानी कि नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का विकास कैसे हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी के विकास की अगर बात करें तो शुरुआत में केवल लिखित सामग्री आई। 1920 से लेकर 1930 के दशक में कई विनिबंध यानी कि मोनोग्राफ तैयार किए गए और ये क्षेत्र कार्यों पर आधारित थे, यानी कि रीजनल वर्किंग पर आधारित थे। इसमें बड़े पैमाने पर जो शिक्षाविद थे, यानी कि शिक्षा के कार्य में जो लोग लगे हुए थे, प्रोफेसर और जो पीएचडी स्कॉलर्स थे वो, और ये सब लोग आम जनता के लिए नृवंश विज्ञान संबंधी किताबें लिख रहे थे। और यहाँ पर ये किताबों के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज। सामोआ पर अपने रिसर्च कार्य किया 1930 में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से मार्गरेट मीड ने बाल पालन के ऊपर लिखा, शिक्षा और सेक्स भूमिकाओं पर भी लोकप्रिय नृवंश कथाएं लिखी। तो यानी कि सबसे पहले नृवंश विज्ञान का जब हम विकास पढ़ेंगे, यानी कि नृवंश विज्ञान कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो हमारी नज़रें कहाँ से जाएंगी, 1920 से लेकर 30 के दशक पर, जहाँ पर शुरुआत हुई लिखित नृविज्ञान ग्रंथों से, जहाँ पर सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू किया गया और सोसाइटी से संबंधित समस्याओं को सबके सामने रखा जाने लगा। अब जब लिखित चीज़ें शुरू हो गई तो आगे चलकर चित्र भी शुरू हो गए। कह रहा 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी की शुरुआत तक तस्वीरों का एक सार्थक और वैज्ञानिक दस्तावेज के रूप में देखा जाने लगा। देखिए, उस समय की जनता ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें समझाने के लिए ना चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में ना चित्रों ने जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई है नृवंश विज्ञान को समझने में, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी वाकई में भूमिका है। और इसकी शुरुआत कहता है 1915 से लेकर 1918 के बीच में हो चुकी थी, जब अमेरिका में फ्रेंच बोआस, ऑस्ट्रेलिया में बॉल्डिन स्पेंसर और फ्रैंक गिलेन और ब्रानिस्लाव मालिनवोस्की जैसे पूर्व मानकीविदों ने फील्ड वर्क के रूप में चित्रों का उपयोग किया। अब देखिए, जो यहाँ पर नाम है वो तो नाम ही है और मुझे पढ़कर ही बताने पड़ेंगे। तो इन लोगों ने चित्रों का उपयोग किया और तस्वीरों को सत्य उद्घाटन करने के लिए एक माध्यम माना गया, यानी कि तस्वीरों से हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है। आंखों देखी का विश्वास किया जाता है जब हम चित्र खींच लेते हैं, कोई हमसे प्रूफ मांगने लग जाए तो। इसी प्रकार से मालिनवोस्की ने अपनी किताब द एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में चित्रों के बारे में कुछ नहीं कहा है। फोटोग्राफ और तस्वीरों के क्षेत्र टिप्पणियों की तरह स्मृति का सहायक माना जाता है। कुछ छवियों का उपयोग एक दृष्टांत या स्लाइड के रूप में भी किया जाता है। दृश्य नृविज्ञान का सबसे पहले दृष्टिकोण एक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण था। यह मान लिया गया कि कैमरा जो है ना वो सच्चाई को हूबहू वैसी तस्वीर खींचता है। ये कला और साहित्य जैसे काम को बिल्कुल हूबहू चित्र खींच सकता है, यानी कि चित्रों की जो विशेषता है आप समझ सकते हो ना, वो विशेषता यहाँ लिख दो। सुनने का माध्यम दृश्य तकनीक को वस्तुपरक, तटस्थ और पारदर्शी माना जाता है, यानी कि जो श्रव्य दृश्य तकनीक है ये क्या है, अन्य चीज़ों से तटस्थ है, अलग है। यह लगभग वैसी होती है जैसे किसी सच्चाई को बिना मानवीय हस्तक्षेप के हम मान लें। यानी कि अगर हमने एक चित्र खींचा है ना और अगर सामने वाले को चित्र दिखा दिया तो हमें कुछ कहने और सुनने की अब जरूरत है ही नहीं, क्योंकि चित्र देखकर ही वास्तविकता के बारे में पता चल जाएगा। तो नृवंश विज्ञान का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले लिखित नृविज्ञान आया और फिर आने लगे चित्र। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल यही दिए गए हैं कि 20वीं सदी के मध्य में बैट्सन और मीड ने 1942 के दशक तक बालिनी संस्कृति पर लिखे जाने के बाद चित्रांकन की ओर रुख किया। यानी कि 1942 तक तो बैट्सन और मीड ने सिर्फ लिखा, लेकिन आगे चलकर चित्रों पर ध्यान दिया और अगले 2 साल में उन्होंने लगभग 25,000 से अधिक तस्वीरों का निर्माण किया अपने लिखित ग्रंथों में। 1942 में एक किताब प्रकाशित हुई, बैट्सन एंड मीड की जो किताब थी वो थी फोटोग्राफिक एनालिसिस। इसी प्रकार से 1968 में डुगुम दानी जनजाति पर प्रकाशित रॉबर्ट गॉर्डनर और कार्ल हिट्स की एक किताब थी गार्डन ऑफ वार, लाइफ एंड डेथ इन द न्यू गिनी स्टोन एज। तो ये किताब के नाम है एज इट इज़, ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, 1-2 तो पक्का याद कर लेना। मीड के अनुसार जो चित्र है यानी कि फोटोग्राफी है, इसको लिखित शब्दों के अनुपूरक के रूप में जोड़ा गया। 1942 में मीड और बैट्सन ने मिलकर काम किया तो उन्होंने अपने लिखित कार्य के लिए बहुत सारी तस्वीरों का यूज़ किया। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़ा
वो ये पढ़ा कि नृविज्ञान की परिभाषा क्या है, नृविज्ञान से हम क्या समझते हैं, इसके अध्ययन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, और एक पाठ्य सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है, और इसमें चित्रों का विकास और साथ ही साथ लिखित सामग्रियों का विकास कैसे कैसे हुआ। आगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि जो निर्जातीय फिल्में हैं इनका निर्माण कैसे किया गया। इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि सीरीज़ पूरी करने के लिए हमें मोटिवेशन मिली रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।